वेलकम 11th क्लास। देखिए आज हम पढ़ते हैं भूमंडलीय उपक्रम। ठीक है, चैप्टर 3 का ये आपका सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद में हम लोग एक जॉइंट वेंचर और पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भूमंडलीय उपक्रम। इट मीन्स ग्लोबल एंटरप्राइजेज। अब व्हाट इज ग्लोबल एंटरप्राइजेज? देखिए आप लोगों ने शायद कहीं आपको जो है कई सारी ऐसी कंपनियों के नाम सुने होंगे जो आपको लगता है कि ये जो है भारतीय भी हैं और जो आपको लगता है कि ये इंटरनेशनल भी है। जैसे रैनबैक्सी, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, ठीक है, ये ऐसी कंपनियां हैं जो आपको जो सुन के लगता होगा ये भारतीय कंपनियां, और वैसे ये भारतीय कंपनियां ही है। और इसके अलावा कुछ एमएनसीज कंपनीज़ के बारे में भी आपने सुना होगा। तो एमएनसीज कंपनीज़ के अंदर, जैसे एमएनसी से मेरा मतलब है जो विदेशी कंपनियां हैं, ठीक है, इन कंपनियों के अंदर आपने सुना होगा जैसे कोका कोला, आप लोग सभी उसका सेवन भी करते हैं, पेप्सी, नोकिया फ़ोन, सैमसंग, ठीक है, ओप्पो, इसके अलावा आप अनेक जो वीवो, इस तरह के कई सारे ऐसे मोबाइल्स आ गए हैं। और इसके अलावा आपके जैसे टीवी आते हैं, सोनी, एलजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूँ। तो ये जो नाम है वो कौन से नाम है? वो नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय हैं। इट मीन्स इंटरनेशनल हैं। अब ये जो कंपनियां हैं, जैसे सोनी है वो इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट बेचती है, एलजी अपनी प्रोडक्ट जो है इंडिया में बेच रही है, सैमसंग मोबाइल अपनी प्रोडक्ट्स इंडिया में बेच रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल टू बी सेल यू आर टू डू बिजनेस इन आवर इंडिया? इट इज़ डिपेंड ऑन द ग्लोबलाइजेशन। किस पे डिपेंड करता है ये? ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन क्या है? भूमंडलीय। तो एमएनसी जो कंपनी है वो क्या है? देखिए एक बहुराष्ट्रीय निगम, या हम लोग इसको कॉर्पोरेट भी कह सकते हैं या फिर एंटरप्राइज भी कह सकते हैं। तो ए एमएनसी इज वन दैट ऑपरेट्स इन मेनी कंट्रीज। सबसे पहली जो मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी का मतलब क्या हुआ? मल्टीनेशनल कंपनीज। अब जो एमएनसीज हैं उसकी पहली जो हम यदि बात करें तो वो क्या है? तो वो है ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज, कि यह अपना व्यवसाय कई देशों में करती है। पहली बात तो ये इसके सामने आ गई। सेकंड, कैरीज आउट रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर। क्या मतलब हुआ? कि यह उन देशों में जहाँ पे अपना व्यवसाय कर रही हैं, उन देशों में यह अनुसंधान, विकास और उत्पादन का काम या निर्माण का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीनेशनल मैनेजमेंट्स। फैक्ट भी है कि जितने देश के अंदर इसका व्यवसाय या व्यापार होगा उतने ही देश के अंदर इसके पूरा मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा। तो मैनेजमेंट से मतलब है कि एक तरह से पूरा बिजनेस एम्पायर तैयार होना। ठीक है। और इसके बाद फोर्थ है मल्टीनेशनल स्टॉक ऑनरशिप। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो बहुराष्ट्रीय जो स्वामित्व होता है, यानी जो कंपनीज हैं उसका जो स्वामित्व है वो किस प्रकार से होगा? बहुराष्ट्रीय। ठीक है, यानी हर राष्ट्र के अंदर, हर देश के अंदर उसका अपना एक अलग स्वामित्व, एक अलग ऑनरशिप होगी। ठीक है। तो आई होप आपको मल्टीनेशनल कंपनीज का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की कुछ विशेषताएं यानी फीचर्स। ठीक है। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वह है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। इसका मतलब केंद्रीय प्रबंध। देखिए मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उसका जो मुख्य जो कार्यालय होता है वो कहाँ होगा? उसके खुद के देश में। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए डॉक्टर रेड्डी जो है फार्मा की कंपनी है। अब इसका जो मुख्य जो रजिस्टर्ड होगा, जैसे हमने कंपनी के अंदर भी पढ़ा था कि जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन तो उसके खुद के जगह ही होगा, यानी उसके खुद के जो यहाँ पे उसने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। बाकी इसी प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो उसके खुद के देश में होगा, एमएनसीज में भी। और इसके पश्चात जो उसका फैलाव होगा, यानी उसका जो स्प्रेड होगा वो, या उसकी जो ब्रांचेज होगी वो अलग अलग देशों में होगी। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने आता है जैसे कोका कोला। ठीक है। अब कोका कोला, पेप्सी, ये सब नाम आपके सुने हुए तो हैं, लेकिन कोका कोला, पेप्सी है कहाँ पे रजिस्टर्ड? ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ
अमेरिका। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया है, अमेरिका में, और ये वैसे कंपनी भी वहीं की है। पर आपको भी पता है कोका कोला और पेप्सी एक ऐसे ब्रांड है जो मल्टीनेशनल है, यानी हर देश के अंदर इनका व्यवसाय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, उनका जो सेंट्रलाइज जो मैनेजमेंट है, जो केंद्रीय जो प्रबंध होगा वो कहाँ पर होगा, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, इट मीन्स विश्व में, विश्व स्तर पर उसका फैलाव। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो व्यवसाय है वो अनेक देशों में फैला हुआ होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो फिर जो दूसरी वाली जो जिस देश के अंदर भी उसका फैलाव होगा और जिस देश के अंदर वो है, फिर वो जो देश है उसका पूरा फायदा भी या पूरा लाभ भी उठाएगा। ठीक है, अब थर्ड है इसका बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी उच्च गुणवत्ता उत्पाद। अब आपको भी पता है कि मल्टीनेशनल जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, जैसे आपका रिबॉक हुआ, आपका नाइकी हुआ, इतने सारे आप लोग अपने गारमेंट्स के अंदर भी देखते हैं। ठीक है, आप पेप्सी है, कोका कोला है, मोबाइल्स में ले लीजिए आप चाहें तो आज अलग अलग आईफोन है एक्सेट्रा, तो इनके अंतर्गत आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी जो है वो दी जाती है। और वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी क्यों दी जाती है, क्यों, क्योंकि ये मल्टीनेशनल ब्रांड है और इनको उन देश के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी उन देश जो देश है उनके अंदर होममेड जो प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट से भी उनको जो है कंपटीशन करना होता है। ठीक है, इसी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है हमें एक बेहतर क्वालिटी यानी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, मेन रीज़न भी इसका अच्छा यही माना जाता है कि जब जब मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स हमारे देश में या किसी अन्य देशों में जाते हैं तो उस देश की प्रगति को भी वो प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है लार्ज साइज, इट मीन्स बड़ा आकार। अब देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, अब फैक्ट है कि आपका एक तो अपने छोटे स्तर के ऊपर कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, एक लार्ज स्केल के ऊपर होता है और एक मल्टी लार्ज स्केल के ऊपर होता है, तो उतनी आपको कैपिटल अमाउंट की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि छोटे स्तर पे तो आप अपने हिसाब से जितना पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं मल्टीनेशनल की, यानी अन्य देशों में भी आप यदि विकास अपने प्रोडक्ट को बेचने की बात करते हैं या वहाँ डेवलप की बात करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो फिर आपको जो है अपने एम्पायर का साइज भी बड़ा करना होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे जो ITs जो कंपनीज हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में जो कंपनीज हैं, उनकी लगभग आपको मैं बताऊं कम से कम 70 जो कंट्रीज़ हैं उनमें अप्रोक्स 800 ब्रांचेज हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए हम लोग लेते हैं, जैसे विप्रो हुआ या इन्फोसिस हुआ, ये जो ITs कंपनी है इनकी सिर्फ यहाँ पे नहीं है, इनका जो ऑफिस है या इनकी जो ब्रांचेज हैं वो कई देशों के अंदर है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशनल इंटरनेशनल मार्केट, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच। ठीक है, अब इंटरनेशनल मार्केट तक आप यदि पहुंचना चाहते हैं तो आपके प्रोडक्ट में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रोडक्ट में आपके मार्केटिंग के लिए भी अच्छी कंसेप्ट और आइडियाज़ होने चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर अच्छा रिसर्च किया हुआ होना चाहिए। कई ऐसी सारी बातें हैं जो कि हमारे उस प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाती है। जैसे इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बता देता हूँ, स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टीजमेंट, यानी विज्ञापन पर विशेष ध्यान। देखिए, इन कंपनीज की सफलता का मुख्य जो श्रेय है वो उच्च गुणवत्ता के साथ में कहाँ पर आता है, एडवर्टीजमेंट पे। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट जो है यानी विज्ञापन जो है वो इन मल्टीनेशनल कंपनीज की जान भी मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, सॉल्व मानी जाती है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे पेप्सी और कोका कोला। ठीक है, ये जब प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर आए थे, ठीक है, वैसे तो यूएसए के हैं पर इंडिया में तो ये बहुत शुरू से बिक रहे हैं, तो ये जब प्रोडक्ट आए तो उनको इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी विदेशी चेहरे की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसे इस तरह के चेहरे की ज़रूरत थी जो विदेशों में भी प्रख्यात हो, यानी पूरे विश्व में। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हुआ, हमारे भारतीय जो स्टार्स हैं, ठीक है,
वो विदेशों में काफ़ी अच्छी अपनी पकड़ रखते थे, जैसे मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स एक्सेट्रा। तो इन कंपनीज ने क्या किया, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो एक तरह से उनकी आधी पहुंच तो वैसे भी इस कंट्री के अंदर हो ही जाती है। जैसे एक एग्जांपल, कोई फॉरेन की यदि एक्ट्रेस है या एक्टर है, वो इंडिया में आके यदि अपने इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे तो आई डोंट थिंक कि उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन हमारे जो इंडियन के जो सुपरस्टार्स हैं या जो लेजेंडरी है, वो यदि आके इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें या उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो फैक्ट डेफिनेट हमें उस प्रोडक्ट के प्रति खरीदने की भी इच्छा होगी और हम उस प्रोडक्ट के प्रति जो है एक तरह से नॉलेजेबल भी होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इसके अंदर, किसके अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर। ठीक है, तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन मल्टीनेशनल कंपनीज का एक तरह से अब यदि हम बात करें इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की, यानी इसके लाभ और हानियों की, तो देखिए लाभ जो है, एक तो सबसे पहली बात क्या होगी, इन कंपनीज का मेन फ़ायदा क्या है। इन कंपनीज का मेन फ़ायदा ये है कि हमारे पास में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इट मीन्स हमारा जो विदेशी विनियोग है वो बढ़ता है, क्योंकि ये जब ये सभी देश ये चाहते हैं कि उनके देश के अंदर जो विदेशी पूंजी का जो है आगमन हो या विनियोग हो, तो वो कैसे हो सकता है, या विदेशी मुद्रा कैसे प्राप्त हो सकती है, इन मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा। इसके अलावा ये कंपनीज क्या देती हैं, भारत में भी रोजगार, हम भारत की बात करें तो अब ये कंपनीज जो है भारत में जैसे पैसा लेकर आती हैं, इसके अलावा पैसा लाएगी तो ये कंपनी यदि अपना एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करेगी तो उसके अंदर रोजगार भी मिलेगा। और जो हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट जो इसका जो बेनिफिट है वो क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका भी एक तरह से अच्छा या उचित उपयोग हो पाएगा। इसके अलावा जो और है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे हमें मोबाइल्स में ले लीजिए, हमें जिस तरह के मोबाइल्स में नए नए फीचर्स कंटिन्यू मिलते जा रहे हैं, नई नई जो आपके सामने मोबाइल्स में जो न्यू डेवलपमेंट आते हैं वो किसकी बदौलत है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बदौलत। क्योंकि वो जब कंपनीज इंडिया में आती हैं तो हमारे को उनके प्रोडक्ट सेल करती है अपनी बेस्ट क्वालिटी के साथ में, तो हम उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई कई सारे जो मैनेजरियल जो डेवलपमेंट है वो भी ये कंपनीज जो हैं एक तरह से उस कंट्री को काफ़ी कुछ सिखा देती हैं। अब इसके जो कुछ डिमेरिट्स हैं, डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं, जैसे एक तो जो हमारे जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको खतरा होता है, यानी हमारे यहाँ की जो छोटी मोटी जो कंपनीज़ हैं वो इनसे कंटिन्यू कॉम्पिटिशन नहीं कर पाती हैं अब उनकी क्वालिटी को लेके और प्राइस को लेके। ठीक है, तो कई बार ये वाला लॉस भी हमारे इस मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वजह से हमारे जो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उठाना पड़ता है। इसके अलावा जो कंपनी जो पैसा कमाती हैं वो वापस कमा के कहाँ ले जा रही हैं, अपने देश में, तो इससे हमारे देश का तो एक तरह से नुकसान ही हुआ, पैसा हमारा और दूसरी जगह पे उसका उपयोग। ठीक है, तो और इसके अलावा जो लोकल जो पॉलिटिक्स है वो भी इसके अंदर इंटरफेयर करती है, और जो हमारे जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी यूज़ वो कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक लॉस की बात हो गई। ठीक है, और जो गरीब वर्ग है उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है, गरीब वर्ग को फ़ायदा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जो कुछ इसके प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं इतने महंगे होते हैं, ठीक है, कि उनको गरीब वर्ग तो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसका भी एक नुकसान हो जाता है। ठीक है, यदि ये वर्ग उन्नति की तरफ आता तो भारत में गरीबी कम हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। तो अब इसके यदि हम इससे कंक्लूजन की बात करें तो यही कहा जा सकता है कि संपूर्ण जो कंक्लूजन में कि जो भी विदेशी कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट को, पूरे प्रॉफिट को न ले जाएं, कुछ प्रॉफिट को यहीं पर रोकें और उसको डेवलपमेंट में यानी कंट्री के डेवलपमेंट में लगाएं। इसके अलावा जो लोकल जो पॉलिटिक्स हैं उसको भी रोका जाना चाहिए, और जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ फाउंडेशंस या कुछ शर्तों के साथ में उनका यूज़ होना चाहिए, और कुछ प्रोडक्ट जो हैं या उनको भी जो गरीबों की पहुंच तक भी बनाना चाहिए ताकि गरीब वर्ग भी उसको खरीद सकें। ठीक है, तो ये पूरा आपके भूमंडलीय उपक्रम यानी एक पार्ट है जो मैंने आपको बताया, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। ये काफ़ी एग्जाम में एक छोटा पार्ट के रूप में भी पूछा जाता है, इसके फीचर्स, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, तो आप अपने घर पे ही हैं, आप अपने बुक्स में इनको एक बार और पढ़ें और इन पॉइंट्स को क्लियर करें। थैंक यू।